2023 में किए गए एक सर्वे के हिसाब से 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के पास इमरजेंसी फंड्स नहीं है और इस बीच अगर उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है तो वो अपने EMIs और लोन्स को चुकाने में नाकामयाब रहेंगे। 2024 में किए गए एक और सर्वे में पाया गया कि एक एवरेज इंडियन की मंथली सैलरी 32,000 रुपये होती है और कई ऐसे एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स भी हैं जो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, पर इसके बावजूद आज भी वो लोग इमरजेंसी फंड्स, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं जानते। इसका नतीजा ये होता है कि अच्छी सैलरी होने के बाद भी वो अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पाते और उनकी हालत डेली वेजेस पे काम करने वाले लेबरर की तरह हो जाती है, जहां वो काम इसलिए करते हैं ताकि सैलरी से अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इफ़ेक्टिवली अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं जिससे हम अपनी सेविंग्स का सही इस्तेमाल कर पाएं। इस वीडियो में बताए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स को हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बुक कॉल्ड द ब्रोक मिलेनियल। ये वीडियो भले ही आपको YouTube पर फ्री में अवेलेबल है, बट इसमें शेयर किया गया नॉलेज एक पेड मनी मैनेजमेंट कोर्स के बराबर है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1, वाई टू सेव मनी। नंबर 2, हाउ टू सेव मनी। नंबर 3, व्हाट टू डू विथ सेव्ड मनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाई यू शुड सेव मनी। अपने पैसों को मैनेज करने के लिए हमें किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसे मैनेज करना इतना मुश्किल है। एक इंसान का पैसों को लेकर बिहेवियर कैसा है और उसके खर्च करने की आदतों से पता चलता है कि वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होगा या नहीं। इस बिहेवियर को डेवलप होने में सालों लगते हैं, जिसमें बहुत से फैक्टर्स जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और वो नॉलेज जो आपको पेरेंट्स, सोसाइटी और फ्रेंड्स के ज़रिए मिलती है। इस वक्त आपके पास एक चॉइस है, या तो आप पैसों को कंट्रोल करें, नहीं तो फ्यूचर में पैसा आपको कंट्रोल करेगा। हमें ये समझना होगा कि सेविंग्स हमारा एंड रिजल्ट नहीं बल्कि हमारा फर्स्ट स्टेप है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हर एक इंडिविजुअल के पास एक इमरजेंसी फंड्स और एक रिटायरमेंट अकाउंट मैंडेटरी होना चाहिए। लेकिन सैलरी का कितना परसेंट हमें रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहिए, आइए इस टेबल के ज़रिए समझते हैं। लेट्स अज्यूम अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपये है और उसका गोल है कि रिटायरमेंट के बाद अगले 10 साल तक उसे 50,000 रुपये मिले, तो उसे 20 साल की उम्र से ही अपनी सैलरी का 25% यानी 12,500 रुपये 40 साल के लिए सेव करना होगा। बट अगर कोई अपनी रिटायरमेंट की सेविंग देर से शुरू करता है तो उसे अपने रिटायरमेंट गोल को पूरा करने के लिए कम समय में ज़्यादा सेविंग करनी होगी। जैसे 25 साल की उम्र में 28.6%, 30 साल की उम्र में 33.3% एंड सो ऑन। हमें ये ध्यान रखना है कि इस टेबल को सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ किया गया है। इसमें कई और फैक्टर्स हैं जो इस एग्जाम्पल में ऐड नहीं किए गए हैं, जैसे इन्फ्लेशन ऐड नहीं किया गया है, सेविंग्स में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं जोड़ा गया है, सेविंग अमाउंट फिक्स रखा गया है। सो प्लेन एक्सप्लेनेशन पर्पस की वजह से इस टेबल को कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है। रिटायरमेंट फंड्स के लिए सेव करने के बाद बारी आती है इमरजेंसी फंड्स की। रिटायरमेंट के लिए सेव किया गया पैसा आपको बाद में काम आता है, बट इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। जब मास ले ऑफ के ख़राब समय में किसी की नौकरी जाती है या कोविड जैसी सिचुएशन में मजबूरन घर पे बिना काम के बैठना पड़ता है, तब इमरजेंसी फंड्स आपके लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। मान लीजिए आपके महीने का टोटल खर्चा है 30,000 रुपये, जिसमें कवर होता है रेंट, ग्रोसरी, यूटिलिटी बिल्स, 2 व्हीलर EMI और दूसरे छोटे मोटे खर्चे जैसे आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, और आपके अकाउंट में 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो बिना जॉब के आप 4 महीने सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम टाइम टू टाइम सेविंग्स करते हैं तो हम लाइफ में आने वाली डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को ईजिली फेस कर पाएंगे। अब ये तो जान लिया कि पैसे बचाने क्यों ज़रूरी हैं, बट पैसे बचाने कैसे हैं, आइए नेक्स्ट पॉइंट से समझते हैं। लेट्स से आज 1 तारीख है और ये 500 रुपये का नोट आपकी सैलरी या कमाई को रिप्रेजेंट करता है। इसमें से हम 20% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं
10% रिटायरमेंट फंड्स के लिए, 10% इमरजेंसी फंड्स के लिए, 40% से आपको अपने खर्चों को मैनेज करना है और जो 20% बचता है उन पैसों को मल्टीप्लाई करने के लिए कहीं इन्वेस्ट करना है। लेकिन एक सेकेंड, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो ये सेविंग कंपोनेंट सिर्फ 10% रह जाता है। और अगर कोई व्यक्ति 25,000 रुपये महीना कमाता है तो उसके लिए सेविंग्स करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हमारे दिमाग को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि सैलरी बढ़ते ही हम ये नहीं सोचते कि एक्स्ट्रा पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, बल्कि ये सोचते हैं कि इन पैसों को कहाँ खर्च करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब नया आईफोन लॉन्च होता है जिसे कई लोग अपफ्रंट पैसे देकर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग उसे बिना किसी फिनेंशियल प्लानिंग के EMI पर खरीद लेते हैं। ऐसे डिसीजंस को लेने के पीछे दो वजह होती हैं। पहली वजह है मिसयूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड। वैसे तो क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी में यूज़ करना चाहिए या ऐसी जगह यूज़ करना चाहिए जहां कैश एक्सेप्ट नहीं की जाती, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से किए हुए सारे ट्रांजैक्शंस डिजिटल होते हैं, तो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि कब हम अपनी सैलरी से ज़्यादा रुपए खर्च कर देते हैं। और इसी वजह से लोगों में इम्पल्सिव शॉपिंग की हैबिट डेवलप हो गई है। मे बी आपको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है या आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, बट फिर भी उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं क्योंकि इम्पल्सिव शॉपिंग अब एडिक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। दूसरी वजह है ग्रीड फॉर क्रेडिट स्कोर। अब लोगों में सबसे बड़ा मिथ ये है कि उन्हें अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना चाहिए, बट उससे पहले ये ज़रूर जान लीजिए कि क्रेडिट स्कोर किसके काम आता है। सपोज इन फ्यूचर आप घर खरीदने का प्लान करते हैं और उस टाइम पर जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तब आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है। अगर किसी का क्रेडिट स्कोर 800 से ऊपर है तो उसे कम से कम इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलता है, पर क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए आउट ऑफ वे जाकर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे ही उधारी पर चीज़ें खरीदते रहे तो एक दिन क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए पर्सनल लोन लेना पड़ेगा। इन दोनों प्रॉब्लम्स को टैकल करने का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले इम्पल्सिव शॉपिंग को कम करने का एकमात्र उपाय है स्विच टू कैश डाइट। क्रेडिट कार्ड, UPI पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर जैसी पेमेंट सर्विसेज को तब तक अवॉइड करना है जब तक अपने खर्च करने की आदतों को कंट्रोल नहीं कर लेते, क्योंकि जब हम फिजिकल करेंसी यानी कैश को यूज़ करते हैं तो वो ट्रांजैक्शंस टैंजिबल होते हैं, पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस डिजिटल होने की वजह से हमें लगता ही नहीं है कि हमने पैसे खर्च किए हैं। और इसके साथ ही अगर आप सेविंग भी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द बजट बनाना शुरू करना चाहिए। इससे आप अपने खर्चों को ट्रैक कर पाएंगे और फिजूल खर्चों से बच जाएंगे। नाउ कम्स द फाइनल पार्ट, व्हाट टू डू विद सेव्ड मनी। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि सेविंग्स और इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के बस की बात है, बट काफ़ी लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आप SIP के ज़रिए हर महीने सिर्फ 100 रुपये से भी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। हमें लगता है कि जब सैलरी बढ़ेगी, सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। बट इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग का असली जादू देखने के लिए हर एक को 20 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में कहा था कि सेविंग्स करना हमारा फर्स्ट स्टेप है, और अगर हम सिर्फ सेविंग्स पर फोकस करेंगे तो हमारे पैसों की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो लोगों में पाया गया है वो ये है कि इन्वेस्टिंग पैसे कमाने का शॉर्टकट है, बट एक्चुअल रियलिटी में इन्वेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। इन्वेस्टिंग के 1 या 2 साल में आपको ना के बराबर रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, बट 5 से 10 साल में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिलती है। इन्वेस्टिंग खुद में एक वास्ट टॉपिक है, और अगर आप इस टॉपिक में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, लेट्स इन्वेस्ट टुगेदर। तो अब हम जान चुके हैं कि हमें पैसे बचाने हैं ताकि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। पैसों को बचाने के लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग और बजट बनाने की ज़रूरत है, सो दैट उन बचाए हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को पूरा कर सकें। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कहीं जॉब करते हैं और अपनी जॉब को छोड़े बगैर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। ये नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं।